हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। विदिशा के पति अमन का तबादला आगरा हो गया। अगले सप्ताह वे लोग कॉलोनी छोड़कर चले जाएंगे। यह खबर संजना को अपनी पड़ोसन अमाया से मिली। विदाई पार्टी देने के लिए तुम विदिशा को अपने घर आमंत्रित करोगी? मुस्कुराती हुई अमाया ने संजना को जानबूझकर छेड़ा। उसे पार्टी देगा मेरा ठेंगा। संजना एकदम चिढ़ उठी। 2 साल पहले तक तुम दोनों कितनी अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। अब वह मुझे फूटी कौड़ी आंख नहीं भाती। उसके जाने की बात सुनकर मेरे कलेजे में बहुत ठंडक पड़ी है। अपने पति के साथ तुम्हारा नाम जोड़कर उसने तुम्हें बदनाम करने की जो कोशिश की थी, उसके लिए आज तक माफ नहीं किया तुमने। ऐसा गलत और गंदा आरोप क्या कभी कोई भुला सकता है? बहुत बार कोशिश की उसने फिर से मेरे साथ दोस्ती करने की, पर मैंने ही उसे घास नहीं डाली। संजना की आंखों से नफरत और गुस्से की चिंगारियां फूटने लगीं। संजना को थोड़ा और भड़काकर अमाया ने उसके मुंह से कुछ अन्य चटपटी बातें विदिशा के खिलाफ उगलवाईं और फिर उन्हें अपनी सहेलियों के बीच बताने को विदा हो गई। अमाया के जाने के बाद संजना के मन में उस दिन की कड़वी यादें उभरी जिस दिन विदिशा ने उसे उसकी सहेलियों के बीच बदनाम व अपमानित करने की कोशिश की थी। उस दिन संजना के घर अमाया, नीलम और निशा वहीं थी। संजना का मूड शुरू से खराब था। उसने न चाय पी न कुछ खाया। कल शाम तुम मेरे घर किसी लिए आई थी? विदिशा के बोलने का लहजा झगड़ा शुरू करने का इरादा साफ दिख रहा था। तुमसे यूं ही मिलने आई थी, लेकिन इतने अजीब ढंग से यह सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? संजना नाराज हो उठी। मुझे आए आधा घंटा हो गया, मगर अब तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे घर आई थी? क्या ऐसा कहना जरूरी है? मेरे सवाल का जवाब दो संजना। मैं भूल गई थी, तुम्हें बताना भूल गई, या इस बात को छिपाना चाह रही हो? विदिशा ने चुपते लहजे में पूछा। मैं मामूली सी तुम्हारे घर जाने की बात भला क्यों छिपाना चाहूंगी? गुस्साए संजना की आवाज ऊंची हो गई। अपनी गंदी हरकतों पर कौन पर्दा नहीं डालना चाहता? क्या मतलब यह कि तुम अमन पर डोरे डाल रही हो। कल शाम खिड़की से मैंने तुम्हें अमन के गले लगते अपनी आंखों से देखा। अपनी सहेली के साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? विदिशा ने उसे सबके सामने अपमानित किया था क्या? बकवास कर रही हो। ऐसा झूठा आरोप मुझ पर मत लगाओ। संजना और ज्यादा जोर से चिल्लाई। जो मेरी आंखों ने देखा है वह झूठ नहीं है। खबरदार, जो तुम कभी मेरे घर मेरी पीठ पीछे गई या अमन से अकेले से मिलने की कोशिश की, मेरी तुम्हारी दोस्ती आज से खत्म। सुना तुमने? प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा। विदिशा ने फिर गुस्से में पैर पटकती हुई उसके घर से चली गई। उसके जाने के बाद संजना खूब रोई। उसे पता था कि उसकी सहेलियां इस घटना को चटखारे ले लेकर पूरी कॉलोनी में फैला देंगी। अपनी छवि के खराब हो जाने की कल्पना ने उसके आंसुओं को कई दिन तक थमने नहीं दिया। इस घटना से 3 दिन पहले संजना का सोने का हार चोरी हो गया। चोर कौन था इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पर अपनी सहेलियों के बीच विदिशा को नीचा दिखाने के लिए उस दिन उसने चोरी का इल्जाम विदिशा के मत्थे मढ़ दिया। इतनी चालाक और काया औरत मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। संजना ने आंखों में आंसू भर आहत भाव से कहा था। आज की उसकी जलील हरकत देखकर मेरा सख्त विश्वास में बदल गया कि मेरा हार विदिशा ने ही चुराया है। आप झूठा लांछन लगाकर मुझसे लड़ रही है। मुझसे संबंध तोड़कर बार बार मेरे सामने शर्मिंदा होने के झंझट से मुक्ति पा गई। कुछ देर उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी सहेलियां विदा हो गई थी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस घटना की जानकारी पूरी कॉलोनी को हो गई। संजना ने विदिशा को आज तक कभी दिल से माफ नहीं किया। यूं कुछ महीने बाद उनके बीच औपचारिक सा वार्तालाप हो जाता, लेकिन न उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ और न ही कभी दोस्ती के संबंध फिर से कायम हुए। अगली शाम संजना का विदिशा से सामना आमना बाजार में हुआ। तब तक संज्ञात अपनी दासियों सहेलियों के घरों में जाकर हार चोरी हो जाने पर अपनी झूठी बदनामी वाली बातों को चर्चा कराई थी। विदिशा की बुराई करने व अपनी सहेलियों की सहानुभूति पाने में उसे अब भी अजीब सा सुख व शांति मिलती थी। पिछले 2 सालों में ऐसा कम ही हुआ था कि वह कॉलोनी में किसी से मिली हो और इन दोनों घटनाओं की चर्चा कर विदिशा को भला बुरा न कहा हो। सुना है अगले हफ्ते आगरा जा रही हो? संजना ने जबरदस्ती वाले अंदाज से मुस्कुराकर विदिशा से पूछा। अमन का तबादला हो गया है, इसीलिए जाना तो पड़ेगा ही। विदिशा भी बेचैन नजर आ रही थी। नई जगह जाकर नई सहेलियां बनाना अच्छी बात ही है। नए को पुराने होते और दोस्ती को दुश्मनी में बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। विदिशा कुछ उदास सी होकर बोली।
ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं। संजना चुप न रह सकी। अरे अब छोड़ो भी ऐसी बातों को, मुझे बहुत सी पैकिंग करनी है, मैं चलती हूँ। विदिशा ने हाथ मिलाने को अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। कल रात को तुम सब घर आ जाओ ना। अचानक यूं आमंत्रित करके संजना खुद भी हैरान हो उठी। कल तो अमाया ने बुलाया है गुड बाय कहने के लिए, मैं वैसे तुम्हारे यहाँ आऊंगी जरूर। अब चलती हूँ। विदिशा इस अंदाज में अपने घर की तरफ चली मानो आगे कुछ कहने में उसे बहुत कठिनाई होती। इस मुलाकात ने संजना के सोच और यादों की धारा को मोड़ दिया। विदिशा के साथ झगड़ने से पहले के समय की बहुत सी मुख्य घटनाएं उसके जहन में घूमने लगी। अपने बेटे राज के होने के समय वह 3 दिन तक नर्सिंग होम में रही थी। तब और बाद में भी उसकी घर गृहस्थी संभालने में विदिशा ने पूरा योगदान दिया था। सप्ताह में 3-4 बार एक दूसरे के यहाँ जरूर खाना खाते, कई बार पिकनिक मनाने व फिल्म देखने साथ ही गए। जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ जैसे समारोहों में बिल्कुल अपनों की तरह शामिल होते। विदिशा को अपनी ससुराल वालों की नियमित रूप से आर्थिक सहायता करनी पड़ती थी। इस कारण उसका हाथ कभी कभी बहुत तंग हो जाता। ऐसे मौक़ों पर 5-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उसकी कई बार संजना ने की थी। एक समय संजना को लगता था कि उसने विदिशा के रूप में बहुत अच्छी सहेली पाली थी, फिर एक ही झटके में उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। संजना के दिल में विदिशा के प्रति नफरत भी उतनी ही गहरी बनी जितना गहरा कभी प्यार होता था। उसे बदनाम करने या उसका काम बिगाड़ने का कोई मौका संजना कभी नहीं चूकी। विदिशा की आंखों में भी वह अपने प्रति सदा नाराजगी व नफरत के भाव पाती। झगड़े के बाद एक दूसरे से सिर्फ नमस्ते शुरू करने में उन्हें 6 महीने से ज्यादा का समय लगा। उनकी सहेलियों ने उनके बीच मनमुटाव बनाए रखने में पूरा योगदान दिया। वह एक के मुंह से दूसरे के खिलाफ निकली बातों को नमक मिर्च लगाकर इधर से उधर पहुंचाती। इन्हीं औरतों के सामने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए वह बड़ा चढ़ाकर एक दूसरे की बुराई करती व आमना सामना होने पर सीधे मुंह बात न करती। जैसे जैसे विदिशा के जाने का समय नजदीक आता गया, संजना की बेचैनी व उदासी बढ़ने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है यह वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। विदिशा जा रही है तो मैं क्या करूं? मैंने तो बहुत पहले उससे दोस्ती का संबंध तोड़ डाला था। किसी भी परिचित महिला के सामने अब भी वह बड़ी बेरुखी से कहती, लेकिन उसके दिल की इच्छा कुछ और ही थी। झगड़ा होने के बाद से अब तक विदिशा का ख्याल उसके दिलो दिमाग पर छाया रहा। अब वह उसकी जिंदगी से निकलकर बहुत दूर जा रही थी। इस बात से खुशी या राहत महसूस करने के बजाय वह अजीब सी बेचैनी, चिढ़ व गुस्सा महसूस कर रही थी। खुद को विदिशा के हाथों ठगा गया सा महसूस कर रही थी। दिन गुजरते गए और विदिशा ने उससे न मिलने आई और न ही किसी और जगह दोनों का आमना सामना हुआ। संजना ने कई बार सोचा कि वह खुद विदिशा के घर चली जाए, लेकिन हर बार मन ने उसके कदम रोक दिए। उसका आंतरिक तनाव उसकी शांत रहने की हर कोशिश को विफल कर बढ़ता गया। विदिशा को जिस रात गाड़ी पकड़नी थी उस दिन दोपहर को वह संजना से मिलने अकेली आई। आखिर मुझसे मिलने आने की तुमसे फुर्सत निकाल ही ली। शिकायत करने से संजना खुद को रोक नहीं पाई। पैकिंग का काम निपटने में ही नहीं आ रहा था। विदिशा मुस्कुराई। अभी कुछ नहीं, पहले वह सब सुन लो जो मैं तुमसे आज कहने आई हूँ। विदिशा के मुंह से शब्द फंसे फंसे से अंदाज में निकले। तुमसे बहुत कुछ कहने की इच्छा मेरे मन में भी है। विदिशा संजना भावुक हो उठी। पहले मैं कहूँ? कहो। आज के बाद न जाने कब मिलूंगी। अतीत में जिन गलतियों और भूलों के कारण मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, उन सब के लिए माफी मांगने आई हूँ। मैं विदिशा का गला रुंध गया। संजना की आंखों में आंसू छलक आए। हमारी इतनी अच्छी दोस्ती को न जाने किसकी नजर लग गई। पिछले 2 सालों में हमारे दिलों के बीच कितनी दूरियां हो गई। वह जो तुम्हारा हार चोरी हो गया, उसे चुराने का झूठा इल्जाम मैंने गुस्से में आकर तुम पर लगाया था। विदिशा, उस दिन मैं अपने आप में नहीं थी। उस गंदे झूठ के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हारा आरोप सच था। संजना, हार मैंने ही चुराया था। अपना पर्स खोलकर 2 साल पहले चोरी किया हार विदिशा ने संजना को पकड़ा दिया। लेकिन उफ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर तुमने हार की चोरी क्यों की थी? संजना गहरी उलझन का शिकार बन गई। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हारा नुकसान करने के लिए। तुम्हारे पति से मेरे गलत संबंध हैं, ऐसा सोचकर ही तुमने मुझे चोट और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना?
हाँ, लेकिन तुम्हारा वैसा सोचना गलत था। संजना की आवाज में गहन पीड़ा के भाव उभरे। तुमने मुझे अमन के गले से लगे हुए जरूर खिड़की से देखा होगा, लेकिन उसमें मेरा दोष नहीं था। मैं जानती हूँ। इस बात को गहरी सांस छोड़ते हुए विदिशा बोली। तुम जानती हो? संजना हैरान हो उठी। लेकिन उस दिन तो मुझे ही दोषी मान रही थी। गुस्से में आदमी कुछ कह जाता है। मैं अमन की दिल फेंक आदत से परिचित हूँ। पता नहीं सुंदर औरतों के पीछे जीभ निकालकर घूमने की उसकी आदत कब और कैसे छूटेगी। मेरे खुलकर उसके साथ हंसने बोलने का अमन ने गलत मतलब लगाया। शायद बहुत ज्यादा खुला व्यवहार करके मैंने ही उन्हें सह दी, और मैं चाहकर भी तुम्हें आगाह नहीं कर सकी कि अमन से कुछ दूरी बनाए रखना अपने पति की कमजोरी बताकर तुम्हारे सामने मैं छोटी नहीं पड़ना चाहती थी। बस तुम्हें उसके साथ खुलकर हंसना बोलना देखकर मन ही मन किलसती रही। दोषी अमन है, यह अच्छी तरह समझते हुए भी इसी कुड़न के कारण तुम्हें चार औरतों के सामने बेकार की अपमानित कर गई। विदिशा अचानक ही हाथों में मुंह छिपाकर रोने लगी। संजना विदिशा के पास जा बैठी और उसकी पीठ प्यार से थपथपाते हुए दुखी लहजे में बोली, मुझे भी अपने खुले व्यवहार पर काबू रखना चाहिए था। तुम्हारे दिल की चिंता, तनाव और ईर्ष्या को पढ़ने की संवेदनशीलता मुझ में होनी चाहिए थी। अगर तुम मुझे जरा सा भी इशारा कर देती तो अमन को मैं किसी भ्रम का शिकार कभी न होने देती। अपनी मूर्खता और नादानी के कारण मैंने तुम्हारी जैसी अच्छी दोस्त को खो दिया। कहते कहते विदिशा संजना के गले लगकर रोने लगी। समझदार मैं भी नहीं निकली। अपनी दोस्त की ढेर सारी अच्छी आदतों को नजरअंदाज कर बस एक घटना के कारण तुम्हारे प्रति गुस्से और नफरत से भरकर कितनी दूर हो गई। तुमसे मुझे बहुत अफसोस है कि जैसे हम आज आमने सामने बैठकर अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह रहे हैं, ऐसा हमने पहले क्यों नहीं किया। जिंदगी के पिछले 2 सालों में प्यार व दोस्ती का आनंद उठाने के बजाय नफरत और गुस्से की आग में सुलगते रहने का मुझे भी बेहद अफसोस है। विदिशा विदिशा को छाती से लगा। संजना भी हिचकियां लेकर रोने लगी। करीब घंटा भर और बैठकर विदिशा चली गई। आपस में गले मिलते हुए दोनों ही बहुत उदास और थकी हारी सी नजर आ रही थी। कॉलोनी की औरतों को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि एक दूसरे से पक्की दुश्मनी रखने वाली विदिशा और संजना अंतिम विदाई के क्षणों में खूब रोई। पिछले 2 सालों से नफरत उनकी जीवन शक्ति को सक्रिय कर रही थी। अब तबादले के कारण वह नफरत समाप्त हो गई। भीतर का खालीपन और 2 साल तक प्यार व दोस्ती से वंचित रहने का अफसोस उन्हें इतना ज्यादा रुला रहा है, यह बात वहां उपस्थित कॉलोनी की औरतें नहीं समझ सकती थीं। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।